नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी, जयराम रमेश का ऐलान। दशहरा के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की यात्रा में शामिल होंगी अंतरिम अध्यक्ष, प्रियंका भी हो सकती हैं साथ। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बुलाई पार्टी के सभी जिला प्रमुखों की बैठक। राष्ट्रीय पार्टी के प्रस्ताव पर की चर्चा। 5 अक्टूबर को अपनी राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान करेंगे केसीआर। मीडिया के सर्वे पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा मेरे पास आईबी की सूचना, गुजरात में आपको मिल रहा है बहुमत, मीडिया सर्वे में आपका खाता खोलना भी लग रहा है मुश्किल। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में किया गया भर्ती। अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं इस बुलेटिन से जुड़ी खबरों की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चर्चा में है और लगातार उसकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। और आज गांधी जयंती के मौके पर यात्रा के 25वें दिन की शुरुआत अलग अंदाज में हुई। आज सुबह राहुल गांधी मैसूर के पास बदनवालू गांव में एक खादी कोऑपरेटिव में पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा को माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और क्या कुछ रहा आज खास, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि दो दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो इस मुकाबले में कौन मार सकता है बाजी, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही जानेंगे कि राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच कैसे बीजेपी नेता के बयान ने बढ़ाई पायलट की मुश्किलें, और बिहार की महागठबंधन सरकार के एक और मंत्री ने क्यों दिया अपने पद से इस्तीफा, ये भी जानेंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबरों पर भी होगी चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं बुलेटिन की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही है और देश को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में महात्मा गांधी की जयंती के खास मौके पर कांग्रेस ने यात्रा के 25वें दिन की शुरुआत अलग अंदाज में की। साथ ही राहुल गांधी ने आज पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी याद कर श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन दो महापुरुषों का जन्म हुआ था। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। उसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी उन्हें याद करते हुए देश हित की बात की और मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को तानाशाह बताया। राहुल ने कहा, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर नमन। जवान और किसान भारत की रीढ़ है। आज देश की तानाशाह सरकार उन पर लगातार हमला कर रही है। हमारे पूर्वजों की तरह हम भी उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए मोदी सरकार पर जवान और किसान पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी का इशारा अग्निपथ योजना और किसानों की दुर्दशा की तरफ है। वहीं इसके अलावा राहुल ने महात्मा गांधी को भी याद किया। बापू ने हमें सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना सिखाया, प्रेम, करुणा, सद्भाव और मानवता का अर्थ समझाया। आज गांधी जयंती पर हम प्रण लेते हैं, जिस तरह उन्होंने देश को अन्याय के खिलाफ एकजुट किया था, वैसे ही अब हम भी अपना भारत जोड़ेंगे। गांधी जयंती पर राहुल गांधी ने प्रण लेते हुए एक बार फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, क्योंकि इस समय कांग्रेस गांधी के मार्ग पर चलकर ही देश में काम कर रही है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की ये मेहनत क्या रंग लाती है। जवान और किसान भारत की रीढ़ है। आज देश की तानाशाह सरकार उन पर लगातार हमला कर रही है। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने के बाद वो आज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कुछ बोले खड़गे, देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन भरे जा चुके हैं। नामांकन के आखिरी दिन 3 लोगों ने नामांकन भरा था, लेकिन बाद में एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद अब मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हो गया है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जीत खड़गे की ही हो सकती है, क्योंकि खड़गे पहली पसंद बने हुए हैं। इसका नमूना देखने को मिला जब कांग्रेस के 3 बड़े प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब ये 3 प्रवक्ता अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। जिन प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दिया उनमें गौरव बल्लभ, दीपेंद्र हुड्डा और नासिर हुसैन शामिल हैं। इस पर पार्टी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर हमने पार्टी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है और आगे
खड़गे के प्रचार के लिए काम करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों जयराम रमेश ने पार्टी प्रवक्ताओं को निर्देश दिए थे कि कोई भी प्रवक्ता किसी उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेगा, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं इसके अलावा आज खड़गे ने नामांकन भरने के बाद पहली बार मीडिया से बात की। उस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और सदस्यों ने पार्टी अध्यक्ष पद चुनाव की रेस में शामिल होने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी का विरोध करने के लिए नहीं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उम्मीदवार बना हूं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। बीजेपी ने एक भी वादा नहीं निभाया। बता दें कि सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं, गहलोत भी खुलकर खड़गे का समर्थन करते दिख रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि खड़गे ही अध्यक्ष बन सकते हैं। अध्यक्ष चुनाव में खड़गे की जीत के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पार्टी में उनको ज्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि इंतजार तो 19 अक्टूबर तक का ही करना होगा, क्योंकि उस दिन ही नतीजे आएंगे। वैसे इंतजार तो इस समय राजस्थान के सियासी संकट को लेकर भी बना हुआ है, जिसके लिए गहलोत जद्दोजहद में लगे हुए हैं और लगातार पायलट पर हमलावर हैं। राजस्थान का सियासी संकट कब थमेगा, अब ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि अभी तक आलाकमान का फैसला भी नहीं आया है। हालांकि जो स्थिति बनी हुई है वो इसी बात का संकेत दे रही है कि गहलोत के हाथ से कुर्सी जा रही है, जिसके चलते राजस्थान में मामला थम नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत लगातार इस कोशिश में है कि उनके हाथ से कुर्सी ना जाए, और उसी जद्दोजहद में गहलोत ने विधायकों की बगावत पर बात करते हुए एक बार फिर पायलट समर्थकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरों को स्वीकार करने से अच्छा विधायकों ने बगावत करना उचित समझा। सभी जानते हैं कि कुछ नेता भाजपा विधायक के साथ बैठे थे, भाजपा सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी। भाजपा के साथ बैठने वाले हमें स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर 102 विधायक नाराज क्यों हो गए और आखिर इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई, इस पर रिसर्च होना चाहिए। पार्टी पर्यवेक्षक आलाकमान का प्रतिनिधि होता है, पर्यवेक्षकों की बैठक का बहिष्कार कर दिया, ये नौबत क्यों आई, इस पर हमें विचार करना होगा। इस हलचल के बीच भी गहलोत लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार 5 साल पूरे करेगी और इस बार का बजट खास होगा। इसके अलावा गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाया था, और गहलोत के आरोप में कई हद तक सच्चाई है, क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी नेता ने ऐसा बयान दिया जिसने पायलट को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। दरअसल पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कोई कांग्रेस सरकार को गिराने में मदद करता है तो उसका सहयोग करेंगे। हम पैनी नजर रखे हुए हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। उन्होंने सचिन पायलट को नसीहत देते हुए कहा कि अगर घर बैठे लक्ष्मी आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। भाजपा नेता के ये बयान अब पायलट के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। ऐसे में क्या अब कोई तीसरा ही संभालेगा राजस्थान की कमान? गहलोत की कुर्सी जा सकती है, इसके संकेत तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अब पायलट का पत्ता भी कटता नजर आ रहा है। यानी अब ये कुर्सी किसी तीसरे के पास ही जा सकती है। पायलट की मुश्किल बीजेपी नेता ने भी बढ़ा दी है। वैसे मुश्किल में तो बिहार की महागठबंधन सरकार भी नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक उसके मंत्री उसका साथ छोड़ रहे हैं। तो अब किसने दिया इस्तीफा और क्या है इसकी वजह, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में बयानों का दौर तेज हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह की टिप्पणियों की हो रही है। इन बयानों में वो विरोधियों पर बरसने की बजाय अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं इस हल्ला बोल के बीच अब उन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर सिंह ने अपना त्यागपत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंपा है। अब इस कदम के बाद सियासत में सवाल भी उठने लगे हैं कि सुधाकर सिंह ने पद छोड़ने का फैसला क्यों लिया। क्या वो अपनी सरकार से खुश नहीं है? क्या वो राजनीति में नई राह को तलाशेंगे? इन सवालों के जवाब पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि आरजेडी के दिग्गज नेता जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह ने त्यागपत्र की वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि वो सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। दरअसल सुधाकर सिंह महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सुधाकर सिंह ने खुले मंच से बिहार सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों को चोर और खुद को उनका सरदार कहा था। उनके इस बयान को लेकर खूब बवाल हुआ था। वहीं कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर जब उनको टोका तो इस पर सुधाकर सिंह बैठक से उठकर चले गए थे। सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार से कृषि रोड मैप को भी आड़े हाथों लिया था। इस घेराबंदी के बीच अब उन्होंने पद छोड़ दिया है, जिससे सरकार में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि क्या सरकार में इस्तीफा मंजूर होता है या फिर कोई नया कृषि मंत्री बनता है। कृषि मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया, ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस इस्तीफे ने विरोधियों को बोलने का मौका जरूर दे दिया है। बीजेपी अब बिहार सरकार को घेर रही है। वैसे बीजेपी चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, दूसरे दलों को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि वो दूसरे दलों की मजबूती से बौखला जाती है और इस समय उसकी ये बौखलाहट कर्नाटक में नजर आ रही है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंची। वैसे ही ईडी की एंट्री भी राज्य में हो गई। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को ईडी का नोटिस एक बार फिर मिल चुका है। कांग्रेस नेता इसे लेकर लगातार दावा करते रहे हैं कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। लेकिन समन का समय और मुझे जो प्रताड़ित किया गया है वो मेरे संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहा है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि इस समय कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। यात्रा कर्नाटक से निकल जाए उसके बाद वो ईडी के सामने पेश होने को तैयार हैं। लेकिन ईडी ने डीके शिव कुमार की मांग को खारिज कर दिया है और उन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए एक और समन भेज दिया है। ईडी के समन के बाद कांग्रेस नेताओं के इशारे पर फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो लगातार दावा करते रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी परेशान होती है वैसे ही वो ईडी को आगे कर देती है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ईडी सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में एक्टिव दिखाई देती है। अगर वो बीजेपी शासित राज्य में विपक्ष के खिलाफ ईडी एक्टिव है तो ये तय माने कि राज्य में बीजेपी की हालत खराब है। कर्नाटक में 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और ईडी की सक्रियता से साफ हो गया है कि राज्य में बीजेपी सरकार की हालत खराब है। चुनावों के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इसलिए ईडी की एंट्री हो गई है। वैसे कर्नाटक में ईडी की एंट्री तो हो चुकी है। अब देखना है कि डीके शिव कुमार ईडी के समन को अनदेखा करते हैं या फिर भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर ईडी कार्यालय में हाजिरी लगाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की मजबूती से बौखलाई बीजेपी अब प्रदेश अध्यक्ष के सहारे कांग्रेस की यात्रा को फ्लॉप करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए आगे किया गया है केंद्रीय जांच एजेंसियों को। एजेंसियों का इस्तेमाल करने में बीजेपी माहिर है। इसी के सहारे वो महाराष्ट्र की सत्ता में बैठ गई। लेकिन अब बीजेपी शिंदे को ही धोखा देने की प्लानिंग कर रही है। सत्ता को हथियाने के लिए बीजेपी किस हद तक जा सकती है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। भले ही महाराष्ट्र में उसने शिंदे गुट के साथ सांठगांठ कर सरकार बना ली हो, लेकिन अब उसके मन में अकेले दम पर सत्ता पर राज करने की महत्वाकांक्षा है, जिसे पूरा करने के लिए उसकी नजर एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों पर है। पार्टी विधायकों की सीट पर कब्जे का प्लान बना रही है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक प्रताप सरनाइक के बीच अनबन की भी खबरें हैं। इस हलचल के बीच महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता तापसे ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों की सीटों पर अब बीजेपी की नजर है। तपासे के मुताबिक कल्याण वेस्ट, ओडा माजीवाड़ा और अंबरनाथ के विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी हथियाना चाहती है। इसलिए कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का एक दौरा यहां आयोजित किया गया था। अपने दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर कल्याण वेस्ट और अंबरनाथ गए। तपासे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक प्रताप सरनाइक के बीच अनबन की भी खबरें हैं। महेश तापसे के दावों पर अगर यकीन करें तो सीएम एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाइक के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात की भी संभावना है कि ईडी का नोटिस उन्हें दोबारा आ सकता है। दरअसल टॉप सिक्योरिटी घोटाला मामले में विधायक प्रताप सरनाइक को कुछ दिनों पहले बड़ी राहत मिली थी। मुंबई पुलिस ने घोटाला मामले में अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें सरनाइक को क्लीन चिट दी गई थी। फिलहाल इस मामले पर सबकी निगाहें प्रवर्तन निदेशालय पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि ईडी क्या एक्शन लेती है। और बुलेटिन के आखिर में बात सत्यपाल मलिक के रिटायरमेंट की। सत्यपाल मलिक को किसी समय पीएम मोदी का करीबी माना जाता था। 5 साल पहले उन्हें बिहार का गवर्नर बनाकर इसका इनाम दिया गया। लेकिन किसान आंदोलन के चलते मलिक मोदी सरकार को ही अपने निशाने पर लेने लगे हैं। ऐसे में पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि सत्यपाल मलिक अब ज्यादा समय तक गवर्नर हाउस में नहीं रह पाएंगे और वो अब सच साबित होता दिख रहा है। सत्यपाल मलिक को 30 सितंबर 2017 को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। इसके बाद उन्हें पहले जम्मू कश्मीर, फिर गोवा और बाद में मेघालय का कार्यभार सौंपा गया। सत्यपाल मलिक की गिनती एक राज्यपाल में होती थी जो अपनी बात को पूरी बेबाकी के साथ रखते थे। जम्मू कश्मीर से जब विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया गया और राज्य का विभाजन कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उस समय सत्यपाल मलिक ही वहां के राज्यपाल थे, जिस कारण वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल भी बन गए। लेकिन फिर मोदी सरकार से मलिक के मतभेद शुरू हो गए। वो 2 साल से केंद्र की नीतियों को निशाने पर लिए हुए थे। खासतौर पर किसानों से जुड़ी हुई नीतियों को लेकर सत्यपाल मलिक और केंद्र सरकार के बीच मतभेद सार्वजनिक हो चुके थे। सत्यपाल मलिक ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि इस्तीफा उनकी जेब में रखा हुआ है। अगर सरकार ज्यादा दबाव बनाएगी तो वो इस्तीफा निकाल कर पकड़ा देंगे। मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी मलिक ने समर्थन किया था। उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे और सत्यपाल मलिक की बात सच भी साबित हुई। मलिक ने ये कहकर भी हलचल मचा दी थी कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उनके पास 2 फाइलें आई थी। उन्हें भारी रिश्वत की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे मंजूर नहीं किया और पीएम मोदी को पूरी जानकारी दे दी। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था, लेकिन मलिक के गवर्नर होने के कारण उनके बयान नहीं लिए गए थे। अब सीबीआई इस मामले में मलिक से पूछताछ कर सकती है।
अब मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है और पहले से ही इस बात की उम्मीद थी कि सरकार उन्हें एक्सटेंशन नहीं दे रही। इसका संकेत भी मोदी सरकार ने दे दिया और मलिक के रिटायरमेंट से पहले ही अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। साफ है, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की कीमत सत्यपाल मलिक को रिटायरमेंट के रूप में चुकानी पड़ रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक ने भी साफ कर दिया है कि वो सिर्फ राज्यपाल पद से रिटायर हुए हैं। राज्यपाल पद उनकी बेड़ियां था जो अब उतर गई हैं और वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अब वो किसानों के हक में प्रदर्शन की तैयारी में है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।